हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक सहारा पे वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि हमने पहले बता रखा है कि सहारा पे जैसे ही किसी भी तरह की कोई अपडेट आएगी तो मैं इस अपडेट को वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अवश्य पहुँचाऊँगा। तो वैसे व्यक्ति जो हमारे इस चैनल से नए नए जुड़े हों, हमारे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हों, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सहारा से जुड़ी हुई जब भी कोई नई अपडेट आए तो इसकी जानकारी उन तक आसानी से पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक इस वीडियो के ज़रिए हेल्प पहुंच सके, मदद पहुंच सके। और अगर आपको सहारा से जुड़ी हुई किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए, आपके मन में कोई किसी तरह की कोई सवाल है, तो आप हमारे कमेंट वाले सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई आपको अवश्य दूंगा। तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए और आपके मन में जितने भी सवाल उठ रहे हैं, आशा करेंगे कि आपके कुछ सवालों का जवाब यहाँ से आपको मिल सके। तो जैसा कि CRCS पोर्टल को लॉन्च हुए लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं और अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना क्लेम इस पोर्टल पे किया है और उनका क्लेम अभी भी या तो अंडर प्रोसेस है, पेंडिंग है, या फिर उनका क्लेम रिजेक्ट किया गया है, या फिर मैक्सिमम लोगों को डिफिशिएंसी कमिटेड का मैसेज आया है। चंद लोग ही ऐसे हैं जिनका पेमेंट सक्सेस हुआ है। तो ये इतने समय जो लग रही है इस पोर्टल पे, इसका क्या कारण है? आप लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर उठ रही होगी। जिन लोगों को डिफिशिएंसी कमिटेड का मैसेज आया है वे लोग अब क्या करें? जिन लोगों का क्लेम रिजेक्ट हुआ है वे लोग क्या करें? जिनका क्लेम अभी भी अंडर प्रोसेस है वे क्या करें? यहाँ पे तो CRCS के पोर्टल पे बताया गया था कि जब आप क्लेम को अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के 45 दिनों के बाद सहारा के अधिकारियों की तरफ से आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, आपका क्लेम का वेरिफिकेशन होगा। फिर वेरिफिकेशन सक्सेसफुली होने के बाद CRCS पोर्टल के माध्यम से आपका जो भी अकाउंट आधार से सीडिंग होगी उस अकाउंट में आपका पैसा आपको भेज दिया जाएगा। तो अभी तक मैक्सिमम व्यक्ति का क्लेम वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है और वे लोग के मन में ये सवाल उठ रही है कि क्या पता हम लोगों का पैसा हम लोग को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कुछ दिनों पहले आप देख रहे होंगे कि जितने भी जमाकर्ता थे वो एकजुट हो रहे थे। सहारा में जितने भी जमाकर्ता थे एकजुट हो रहे थे, जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रही थी। तो इन सभी धरना प्रदर्शन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चले गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसमें हस्तक्षेप की गई और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया कि आप जमाकर्ताओं का पेमेंट करें। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के लाइसेंस को भी रद्द किया और जमाकर्ताओं का पैसा रिटर्न करने के लिए सरकार की तरफ से, सहकारिता मंत्रालय की तरफ से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जो कि सेंट्रल रजिस्ट्रार का पोर्टल है, जिसके ज़रिए आप क्लेम को अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन वैसे जमाकर्ता जिनका डेथ हो चुका है वे लोग किस प्रकार से क्लेम करेंगे? वैसे कम जमाकर्ता जिसका बॉन्ड पे नाम गलत हो गया हो वे क्या करेंगे? वैसे जमाकर्ता जिन्होंने पैसा को जमा किया और उनका बॉन्ड उनको मिला, वो बॉन्ड कहीं पे खो गए हों तो वो डुप्लीकेट कैसे निकालेंगे? तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैक्सिमम लोगों का जो क्लेम रिजेक्ट हो रहा है उसमें मुख्य रीज़न डिफिशिएंसी कमिटेड का है। तो जब वैसे व्यक्ति जिनको डिफिशिएंसी कमिटेड का मैसेज आया है वो व्यक्ति अपना स्टेटस को चेक करते हैं तो वहाँ पे जो PDF डाउनलोड करते हैं और डिफिशिएंसी कमिटेड का रीज़न लिख कर आता है, वहाँ पे मुख्य रीज़न लिख कर ये आ रहा है कि जमाकर्ता सोसाइटी का सदस्य ही नहीं है या फिर जमाकर्ता का रिकॉर्ड सोसाइटी के पास उपलब्ध नहीं है। तो यह रीज़न लिखने का क्या कारण हो सकता है? यह रीज़न तो 2 ही कारणों से हो सकता है कि वैसे मेंबर जिन्होंने अपना क्लेम किया है तो बॉन्ड पे जो मेंबरशिप नंबर दिया गया है वो मेंबरशिप नंबर भरने में उनसे कुछ मिस्टेक हो गई है। इससे सीधा सीधा यह जाहिर होता है कि जब जमाकर्ता पैसे को जमा किया और उसके एवज में उनको जो बॉन्ड दिया गया है वो बॉन्ड ही फर्जी हो। जो लोकल ब्रांचेस है सहारा के, उस ब्रांच के मैनेजर के द्वारा, उस ब्रांच के एजेंट के द्वारा जो इन्वेस्ट कराया गया हो, पैसे को जमा कराया गया हो और इसके एवज में जो बॉन्ड दिया गया हो जिस पे मैनेजर का दस्तखत हो, वो बॉन्ड को
सहारा के हेड ऑफिस में इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, यानी कि वो बॉन्ड ही फर्जी है। तो ऐसे में तो उस एजेंट के ऊपर और उस ब्रांच के, सहारा के जो ब्रांच है उस ब्रांच मैनेजर के ऊपर एफआईआर हो सकती है। तो अब वे एजेंट भी क्या करें, वो मैनेजर भी क्या करें जिन्होंने सहारा में अपना योगदान दिया है। अब उनके द्वारा इशू किया गया बॉन्ड उनके ही हेड ऑफिस के द्वारा फर्जी बताया जा रहा है, उसका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। तो लोग इसमें भी बहुत परेशान हैं। तो सहारा की तरफ से एक नोटिफिकेशन इशू करनी चाहिए थी और उसमें बताना चाहिए था कि ये जो वेरिफिकेशन किया जा रहा है, इस वेरिफिकेशन में किस बेस पर ये मैसेजेस आ रही है कि आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, कहाँ तक का रिकॉर्ड आप लिया जा रहा है, कहाँ तक के रिकॉर्ड को चेक किया जा रहा है। तो इस सभी पर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, किसी तरह की कोई मैसेजेस नहीं है, ना सहारा की तरफ से ना सीआरसीएस रजिस्ट्रार की तरफ से। तो ऐसा लगता है कि सहारा की मंशा ही नहीं है पैसे को रिटर्न करने की, और सीआरसीएस रजिस्ट्रार को क्या इसके विषय में इसकी जानकारी नहीं है। सीएसटीआर रजिस्ट्रार का क्या इतना ही दायित्व बनता है कि वो अपने पोर्टल पे ये मैसेज लिख कर भेज दे कि जमाकर्ता सहारा सोसाइटी के सदस्य ही नहीं है? क्या इसका जवाब सहारा से नहीं मांगना चाहिए? क्या सेंट्रल रजिस्ट्रार को इसका जवाब सहारा से नहीं मांगना चाहिए? तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इसके बाद यहाँ पे दूसरा जो रीज़न लिख के आता है कि मेंबर का नाम जो है वो उसके आधार डाटाबेस से मैच नहीं हो रही है। मेरे पास खुद एक व्यक्ति ऐसा है जिनको ये मैसेज आया है। जब हमने उनका बॉन्ड चेक किया, उनका आधार कार्ड चेक किया, तो उसमें बॉन्ड में और आधार कार्ड में नाम बिल्कुल मैच कर रहा है। उन्होंने जो बैंक अकाउंट दिया है उसमें भी उनका नाम सब सही है। फिर इस तरह की मैसेज उनको क्यों आ रही है? आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जमाकर्ता जब पैसे को जमा किए और बहुत दिनों तक उनका भुगतान जब सहारा की तरफ से नहीं किया जा रहा था, तो सब लोग इकट्ठा हो रहे थे, बहुत सारे आंदोलन चालू हो गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के लाइसेंस को जब रद्द किया, इसके बाद सहारा को जमाकर्ताओं का भुगतान करने का आदेश दिया। इसके लिए अलग से एक पोर्टल बनाया गया सेंट्रल रजिस्ट्रार का। तो ये पोर्टल अब लग रही है सहारा को बचाने की कोशिश कर रही है, और कहीं यह भी लग रहा है कि यह मुद्दा केवल चुनावी मुद्दा बनकर ही ना रह जाए, इस मुद्दे को चुनाव तक खींचकर लेकर जाया जाए। क्योंकि जब आपने 45 दिनों का समय दिया था, तो अब 3 महीने लगभग होने जा रहे हैं और किसी भी तरह से लोगों को फंसा कर रखा जा रहा है। तो इसमें हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से और हमारे प्रधानमंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि इसको आप इस मुद्दे को अपने निजी तौर पे इस पर ध्यान देकर सॉल्व किया जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अपना पेट काट कर छोटे छोटे दुकानदार, खोमचा वाले, ठेले वाले, इन लोगों ने इसमें पैसा जमा किया है और इन लोगों की ज़िंदगी भर की जो कमाई है वो इसमें लगी हुई है, और यह पूंजी उनकी डूब जाएगी तो वे लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे। और लोगों से भी, जमाकर्ताओं से भी यह आग्रह है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल रजिस्ट्रार के जो अधिकारी हैं उनको कॉल करें, उनको मैसेज करें, उनको मेल करें, ताकि उन पर भी एक दबाव बने और वे लोग इस मुद्दे को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करें। अब यहाँ पे डिफिशेंसी में दूसरा रीज़न ये लिख कर आ रहा है कि आपका जो बॉन्ड है वो 1 से ज़्यादा है, तो आपको पहले ही बॉन्ड के एवज में 10,000 रुपया भुगतान की जाएगी। तो चलिए, पहले बॉन्ड के एवज में आप 10,000 रुपया तो भुगतान कर देंगे, बाकी का भुगतान कब होगा? बाकी के बॉन्ड को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। आपने पोर्टल पे ये नोटिफिकेशन निकाली थी कि जिस भी व्यक्ति का सहारा में इन्वेस्ट है, जितना भी बॉन्ड है, जितने भी इन्वेस्ट है, वो सारा एक ही बार में अप्लाई करें। जब एक बार में वो अप्लाई करते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति का 10 बॉन्ड है और उन्होंने एक बार में अपना 10 बॉन्ड को अप्लाई कर दिया है, तो उनको पहले वाले बॉन्ड के एवज में 10,000 रुपया तो दे दिया जाएगा, बाकी उनके 9 बॉन्ड को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो वे लोग अब क्या करेंगे? वे लोग इसको कैसे क्लेम करेंगे फिर से? इन सभी पे लोगों को बहुत असमंजस है, बहुत सारे सवाल है मन में। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जिनका इन्वेस्टमेंट, जिनका जमा 5 लाख से ऊपर है, उन लोगों से उनकी ITR की कॉपी मांगी जा रही है, उनको बैंक अकाउंट का डिटेल्स मांगा जा रहा है। उन्होंने जिस वर्ष में अपना इन्वेस्ट किया है, जिस वर्ष में उन्होंने पैसे को जमा किया है, उस वर्ष की ITR की कॉपी और उस वर्ष का बैंक अकाउंट मांगा जा रहा है। जो व्यक्ति चेक से जमा किए हैं उन व्यक्तियों का तो ठीक है, उनके अकाउंट में वो शो हो जाएगी,
लेकिन जिन्होंने कैश में पैसे को जमा किया है वो किस तरह से शो करेंगे? उनको उस वर्ष में उतने जितने पैसा उन्होंने जमा किया है उतना पैसा उनके अकाउंट से विदेश में विड्रॉल होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ये ज़रूरी नहीं है कि लोगों ने कैश में अगर जमा किया है पैसा तो वो बैंक से विड्रॉ करके सारे पैसे को जमा किया हो सकता है कि उनका कोई छोटा मोटा बिजनेस हो, कोई धंधा हो, कोई बकरी पालन किया हो, किन्होंने भैंस को पाल रखा हो, भेड़ पाल रखा हो, तो वो बकरी भैंस इन सभी को बेचकर या फिर वो छोटे मोटे धंधे किए हो, वो साल दर साल अपने पैसे को इकट्ठा कर रहे हो, इकट्ठा करने के बाद वो पैसों को एक बार इन्वेस्ट किए हो, तो वह फिर अपने बैंक अकाउंट में किस तरह से ये शो कर पाएंगे? क्या यह सहारा की जिम्मेवारी नहीं बनती है? सेंट्रल रजिस्ट्रार को इसके लिए सहारा से जवाब नहीं लेना चाहिए? मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इनकम टैक्स की चोरी करो, आप इनकम टैक्स जरूर भरिए, आप एक जिम्मेवार नागरिक है तो आपका जो भी इनकम टैक्स बनता है उसको आपको ज़रूर भरनी चाहिए। लेकिन जब आपने इन्वेस्टमेंट किया था तो क्या इसके लिए सहारा को इस पर कोई गाइडलाइंस जारी नहीं करनी चाहिए थे? सहारा को इस पर कोई नियम सिस्टम कानून कुछ नियम कानून नहीं बनाने चाहिए थे? अभी इसके लिए जमाकर्ता को ही सारे डॉक्यूमेंट सारे दस्तावेज पेश करनी होगी, जमाकर्ता ही इसके लिए दोषी होंगे। तो इससे ये समझ में आता है कि एक्चुअल में सहारा की मंशा ही नहीं है कि पैसे को रिटर्न किया जाए, और सेंट्रल रजिस्ट्रार भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि सहारा का हेल्प ही कर रही हो। तो आप सभी से ये आग्रह है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल रजिस्ट्रार के जो भी अधिकारी होंगे उनको कॉल कीजिए, उनको मैसेजेस कीजिए, उनको ईमेल कीजिए, और जितने ज़्यादा लोग आप इसमें कॉल करेंगे, मैसेजेस करेंगे, ईमेल करेंगे, उनके ऊपर दबाव बनेगी। नहीं तो फिर ये मुद्दा चुनावी मुद्दा बन के ही रह जाएगी, और यह मुद्दा इसलिए आगे साल 2024 तक चुनाव तक भी जाएगी, और इसके बाद फिर आगे क्या होगा इस पर भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके बाद यहाँ पे आपके मन में ये भी सवाल होगी कि क्या हमने जो पैसा जमा किया है हमें वही पैसा रिटर्न मिलेगा, या फिर इसे मैच्योरिटी होने के बाद जो अमाउंट शो हो रही है इंटरेस्ट के साथ, वो इंटरेस्ट के साथ हमें पेमेंट की जाएगी, इसका भुगतान इंटरेस्ट के साथ होगा। लेकिन इसमें अभी तक यही क्लियर किया गया है कि पहली बार में आपको 10,000 रुपया ही मिलेगी। इसके बाद आगे क्या होगा ये क्लियर नहीं है। आगे कितने पैसे मिलेंगे ये क्लियर नहीं है, क्या इंटरेस्ट के साथ मिलेंगे ये क्लियर नहीं है। तो कुल मिलाकर यही निष्कर्ष निकलता है कि अभी आपको वेट ही करनी पड़ेगी, अभी आप इंतज़ार करेंगे। हाँ, आप मैसेजेस करके, आप कॉल करके या फिर मेल करके CRCS के जो भी अधिकारी होंगे उनसे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कीजिए। आपके मन में जितने भी सवाल उठ रहे हैं सारे सवाल उनसे कीजिए, ताकि उन पर भी एक दबाव बने और वे लोग जल्द से जल्द इस मुद्दे को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी व्यक्ति हमारे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि इसी तरह की सहारा से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आए तो मैं उस पर वीडियो लेके आऊँ और उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आप लोगों के मन में किसी तरह की कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट्स वाले सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट का रिप्लाई अवश्य दूंगा।